Hey guys, welcome to Lawsified. Today we'll be dealing with the landmark cases of Muslim law part 2. तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऑल्सो हिंदू लॉ के लैंडमार्क केसेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो प्लीज़ चेक इट आउट. तो सबसे पहला पार्ट 2 में केस हम देखेंगे जो कि रिलेटेड है विल से. तो विल के ऊपर केस लॉ समझने से पहले हम ये देखेंगे कि विल बनाने के ऊपर मुस्लिम लॉ में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो पहली रिस्ट्रिक्शन है कि अगर एक मुस्लिम विल बनाना चाहता है किसी प्रॉपर्टी का तो वो सिर्फ 1/3 का बना सकता है, 1/3 ऑफ द बिक्यूथेबल प्रॉपर्टी. तो ये 1/3 अगर जो है लिमिट ये क्रॉस होती है तो इसके लिए कंसेंट चाहिए लिगेटर के एयर्स की. और अगर एयर्स कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो ये बिक्वेस्ट जो है सिर्फ 1/3 के लिए वैलिड होगी और 2/3 जो बचा है वो इंटरस्टेट सक्सेशन से जाएगा. तो पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि 1/3 से ऊपर विल नहीं बन सकती. दूसरी रिस्ट्रिक्शन होती है कि किसको बिक्वेस्ट जाएगा. तो अगर लिगेटी मतलब जिसके फेवर में बिक्वेस्ट किया जा रहा है, अगर लिगेटी कोई एयर है तो प्रॉपर्टी चाहे 1/3 हो या 1/3 से कम हो, कंसेंट ऑफ द अदर लीगल एयर्स ऑफ द लिगेटर ज़रूरी है ताकि एक वैलिड विल हो. लेकिन ये रूल शिया लॉ में एप्लीकेबल नहीं होता है. तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि शिया लॉ में विल बनाने की प्रॉपर्टी इज़ मच वेरीड, मतलब यह ज़्यादा वाइड है एज़ कम्पेयर टू सुन्नी लॉ. तो सुन्नी लॉ का ये जो दूसरा रिस्ट्रिक्शन है वो ये कि अगर हम एयर को प्रॉपर्टी दे रहे हैं बिक्वेस्ट में तो हमें बाकी एयर्स की कंसेंट लेना ज़रूरी है. इसी पर ये हमारा पहला केस है गुलाम मोहम्मद वर्सेस गुलाम हुसैन. तो इस केस में कहा गया था कि बिक्वेस्ट इन फेवर ऑफ एन एयर इज नॉट वैलिड अनलेस अदर एयर्स कंसेंट टू द बिक्वेस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर. तो ये केस इस सेकंड रिस्ट्रिक्शन के पॉइंट पे है, गुलाम मोहम्मद वर्सेस गुलाम हुसैन. मूविंग अहेड वी हैव केसेस ऑन वक्फ. तो वक्फ तो हमें पता है क्या होता है. तो बोर्ड ऑफ वक्फ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वर्सेस अनिस फातिमा बेगम, इस केस में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके पास जुरिस्डिक्शन होता है हर डिस्प्यूट क्वेश्चन या किसी और मैटर को डिसाइड करने के लिए विच अराइजेस रिलेटिंग टू वक्फ या वक्फ प्रॉपर्टी. इसकी पावर क्या होती है इन ट्रिब्यूनल्स की? पावर होती है एज दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट और टेम्परेरी इंजंक्शंस भी दे सकता है. तो बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस अनीस फतमा बेगम, इस केस में पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल की बात की गई है, वक्फ ट्रिब्यूनल की. फिर आता है मजहरुल हक का केस. तो इसमें ये कहा गया है कि mere charge upon the profits of the estate of certain items which must in the course of time necessarily cease being confined to one family and which after they lapse will leave the whole property intact for the original purpose, जिसके लिए इंडाउमेंट बना था, इससे ये इंडाउमेंट इनवैलिड नहीं होगी. मूविंग अहेड वी हैव वक्फ पे ही केस साले भाई वर्सेस बाई सफियाबू. इसमें कहा गया कि अगर टेस्टेटर ने इंडिकेट किया है कोई जनरल चैरिटेबल इंटेंशन और वो रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो कोर्ट कैन डिवोट द प्रॉपर्टी टू रिलीजियस चैरिटेबल पर्पसेस अकॉर्डिंग टू द साइप्रे डॉक्ट्रिन. ये साइप्रे डॉक्ट्रिन क्या होता है कि हम सब्सटैंशियल कंप्लायंस करेंगे, मतलब सब्सटैंशियली मोटा मोटा हम जो इंटेंशन था टेस्टेटर का उसको कंप्लाई करेंगे और प्रॉपर्टी को रिलीजियस चैरिटेबल पर्पसेस के लिए दे देंगे. कुलसूम बीबी वर्सेस गुलाम हुसैन नेक्स्ट केस. इसमें कहा गया था कि क्लियर इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड, अगर क्लियर इंटेंशन एक्सप्रेस्ड है इंस्ट्रूमेंट में तो इट विल नॉट बी परमिटेड टू फेल बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स इफ स्पेसिफाइड हैपन टू फेल, but the income will be applied for the benefit of the poor or as near as possible to the objects which failed.
तो मतलब अगर जिस ऑब्जेक्ट के लिए वक्फ क्रिएट की गई थी वो ऑब्जेक्ट फेल भी हो जाता है तो हम वक्फ के इनकम को अप्लाई करेंगे फॉर द रेंडरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि एज नियर एज द ऑब्जेक्ट है। मूविंग अहेड, बीबी सदीक फातिमा वर्सेस महमूद हसन। इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यूज ऑफ वक्फ मनी फॉर परचेजिंग सम प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ हिज वाइफ वुड अमाउंट टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो ये नहीं कर सकते हैं। मूविंग अहेड, वी हैव केसेस ऑन लेजिटिमेसी एंड अडॉप्शन। तो पहला केस है एजी रामचंद्रन वर्सेस शमसुन्निसा बीबी। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 112 जो कि बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ एज टू लेजिटिमेसी, मतलब ये कि सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो अगर 200 शादी होने के 280 दिन पर एक बच्चा पैदा होता है देन इट विल बी डीम्ड दैट द चाइल्ड इज द लेजिटिमेट चाइल्ड। तो इस केस में कोर्ट कहता है कि सेक्शन 112 ऑफ आईईए इज वेरी जनरल इन इट्स टर्म्स, लेकिन इट अप्लाइज टू ऑल persons including Mohammedans who may have a personal law of their own relating to legitimacy, as there is no provision exempting them from the application of section 112। तो section 112 of IEA which deals with conclusive proof of legitimacy also applies to Muslims, Mohammedans, because उनके एक्सक्लूजन की कोई बात नहीं कही गई है। मूविंग अहेड, अडॉप्शन पे एक लौता केस है, मुस्लिम लॉ में अडॉप्शन परमिटेड नहीं होता है, लेकिन इस केस में शबाना हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने कहा कि एक मुस्लिम कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड अंडर द जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अप्लाई अडॉप्ट कर सकते हैं अ चाइल्ड इवन इफ इट इज अगेंस्ट देयर पर्सनल लॉ। तो कोर्ट ने ये इसलिए कहा क्योंकि जेजे एक्ट जो है वो एक सेक्युलर लेजिस्लेशन है और हर रिलीजन पे हर कम्युनिटी पे अप्लाई करेगी, और आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी कोहेरेंस बना के चलता है दिस जेजे एक्ट, इसलिए ये जेजे एक्ट के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं, मुस्लिम्स कैन अडॉप्ट अंडर द जेजे एक्ट। दैट्स ऑल फॉर द मुस्लिम लॉ केसेस। Please like, share and comment if you actually like the content. Please do visit the other parts. You can find the link in the description. Thank you and all the best for your preparation.